Is Priyanka Gandhi Vadra all set to make her entry into India's parliament? And is she being positioned as the face to take on Prime Minister Modi? I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo story. Rahul Gandhi's comments that had his sister contested from Varanasi in this past election, the Prime Minister would have lost Varanasi itself, has triggered speculation in political circles. Of course, this claim is being made after the elections are over. But what is the larger message that Rahul Gandhi is sending? Do we take it that Priyanka Gandhi Vadra is finally going to make her formal entry into parliament? Remember, a by-poll will take place automatically once Rahul Gandhi decides which of the two seats he's won is the one he's keeping. Will it be Raebareli in Uttar Pradesh or Wayanad in Kerala? These are interesting questions at a time when the Modi 3.0 cabinet has basically doubled down on continuity. Even the key officials are the same. News coming in today that National Security Advisor Ajit Doval and PK Mishra will continue in the positions that they enjoyed earlier. A lot to talk about. Let's introduce our guests on the program today. Sugata Srinivas Raju, senior journalist and author, is with us. Ashwini Shahi, senior leader of the BJP, is with us. Hemant Tiwari, veteran journalist, is with us. Namaskar. And Sanjay Jha, Congress supporter, author, and political analyst, is with us as well. Let me start immediately by playing out for you what Rahul Gandhi said, the claim he made about what would have happened had Priyanka Gandhi contested from Varanasi against Prime Minister Modi. Listen. सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। अश्विनी जी, आपसे शुरू करूंगी। अगर मगर बातें तो करनी आसान है, चुनाव तो खत्म हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन भी गए तीसरी बारी, लेकिन अगर आप इस बयान को थोड़े करीबी से देखें, इफ यू लुक एट टेक अ डीपर लुक एट इट, तो आपको क्या नजर आता है? बरखा जी, देखिए, आपने बहुत पहले ही एक लाइन बोल दिया, अगर मगर में बात करना बेकार है, तो ये राहुल जी को समझना चाहिए। क्या राहुल जी को ये समझ में नहीं आ रहा था? चुनाव से पहले नहीं समझ में आ रहा था? लड़ा देते। अरे बहन उनकी लड़ नहीं रही थी, उनको लड़ा देते ना, तो फिर आटे दाल का भाव मालूम होता उनको भी कि 5 लाख से जीतते या कहां से जीतते। अपने अमेठी से क्यों नहीं लड़े? बुआ की मूछे होती तो फूफा उन्हीं को कहते, ये कहावत कही जाती है। तो ये अगर मगर की बातें न करें तो ज्यादा बढ़िया है। राहुल जी को क्या मुगालता था कि इतना हमको ये मिल जाएगा, इतनी सीटें मिलने की, जो 2% वोट पर सिमट गई थी पार्टी। अब तो असली कहानी शुरू हो रही है। देखिए, मोदी 3.0 बन चुका है। राहुल गांधी जी वायनाड रायबरेली करें वो अच्छी बात है। असली चीज अब 2027 का विधानसभा चुनाव इनके सामने आने वाला है। जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, पिछली बार जिस तरीके से चुनाव खत्म होते ही, अब जूतम पैजार तो नहीं कहेंगे, लेकिन वचन पैजार की जो नौबत आई थी कि उनके वोट हमारे में शिफ्ट नहीं, वो हमारा इनका नहीं, जैसे ही टूटा, वैसे मायावती जी का भी इनका टूटा था। तो अब ये देखें कि ये कैसे लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो तोड़ दिया उन्होंने। दिल्ली में तो आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब हम इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे, ममता जी बाहर ही हैं, कम्युनिस्ट बाहर हैं। तो अब आगे की रास्ते राहुल गांधी जी को वो स्थिति मिल गई है जैसे अचानक जो है कहीं जाते समय बादल, अभी इस गर्मी में बादल बरस जाए तो आदमी जैसे खुश होता है कि चलो तपिश कुछ कम हुई, वो स्थिति राहुल गांधी जी की हो गई है। राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि भाई चलो सैकड़ा तो पार नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने 52 से जो है 99 तक की जो यात्रा की, अभी बहुत लंबी यात्रा है इनकी। इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो जिस तरीके से, चलिए इनकी मेहनत को हम वोटर्स को सलाम करते हैं, जनता लोकतंत्र है, लेकिन राहुल जी का ये एक तरह से दिवा स्वप्न है कि वो 3 लाख से हारते या 4 लाख से, भाई हरा तो दिया उन्होंने। 75,000 वोट पाए थे 14 में, अजय राय जी 1.5 लाख वोट पा रहे हैं 9 में, और 4.5 लाख वोट पा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे। उन दोनों को जोड़ दीजिए तो वोट उनका ज्यादा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का 50-60 हजार वोट, 50,000 वोट कम हुआ है।
इनका कुछ बढ़ा हुआ है थोड़ा, दोनों शालिनी यादव 1,93,000 मिला दीजिए, इनका 1.5 लाख, तो ये 2,40,000 होते, 3,40,000 होते हैं, तो 3,40,000 तो ये पाए ही थे पिछले में। तो ये इन लोगों का जो मुगालता है वो चलिए कहने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम जीत जाते, लेकिन आज एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड मोदी 3 गवर्नमेंट बन चुकी है। राहुल गांधी जी अब 5 साल और मेहनत करें, फिर देखा जाएगा क्या होता है। जी Sanjay, I want to bring you in. Ashwini Shahi, and even I agree to some extent that, you know, once the horse has bolted the stable, what is the purpose of this? This election is over. This option existed to the Congress. This option was available for the Congress. And as far as I know, Priyanka Gandhi had expressed an interest in contesting against Prime Minister Modi even in 2014, jahan tak mujhe yaad hai. Now, my question to you is, what is the larger import of Rahul's statement? Is it just political rhetoric? Is it just feel-good bayanbazi? Ki isme kuch aur hai? Barkha, I think that statement that Rahul has made has to be taken with all the gravitas it deserves. अश्विनी जी जो भी बोल रहे हैं, ये इसी अहंकार और यही राजनीतिक अभिमान का इनको अभी नतीजा इनको मिला है, लेकिन देखिए ये बदलेगा नहीं। बरखा जी, जो इनका जो तेवर है, इनका जो शैली है, इनका जो हमेशा से ये एक रणनीति है कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता, अब वो चकनाचूर हो चुका है। और ये मोदी 3.0 नहीं, ये एनडीए 3 है, जरा संभल जाइए। ये मोदी को वोट नहीं मिला है, ये एनडीए को वोट मिला है, जरा वो भी समझ जाइए आप। Barkha, I want to make 2 points and give you a little bit of a breaking news item for which I haven't spoken about to anybody. I'm going to give you a breaking news on your program. The breaking news is not what I'm saying now, it will come at the end of my sentence. I wrote an article in the Indian Express. I will send it to you after the program, around the time that the India Alliance was being formed, and had categorically mentioned that you got to do a shock and awe in this election because people don't believe you're going to win. Change the narrative and let Priyanka Gandhi fight against Narendra Modi in Varanasi. For the simple reason that since that Mr. Modi is the only thing that the BJP has, beard the lion in his own den, and it will create a narrative of its own. I know Priyanka well enough to tell you that she's a hard-working, operations-driven campaigner, and she's gifted with a very charming, informal way of communications, which is why I think in this election, she has been a real trump card for the Congress. Now, here is the point. Look at the votes carefully, Barkha. In Varanasi, 9 out of 12 Lok Sabha seats have been lost by the BJP. Now, Ajay Rai, I know, has fought it last couple of times. The difference between Ajay Rai's votes and Modi's votes are only 1,40,000 votes, which means all that Mr. Ajay Rai needed, and Ajay Rai has fought a brilliant campaign in my opinion, he needed 70,000 plus 1 vote to beat Mr. Modi. Not 1,40,000 because you need 70,000 votes. Mr. Modi is down by 70, you get 17,000. Mr. Modi is defeated. Here is my point, that I think the Congress, and this is what Rahul is pointing out, the Congress party should have bitten the bullet on making Priyanka fight this election. And now I'll tell you what I haven't told anybody. I need to share it with you because you're a friend and I need to put it out on the public domain. I did not make any formal request to the Central Election Committee of the Congress. I haven't done it. A lot of people see me as an urban corporate elite sitting in Mumbai and, pontificating on politics and writing books and, trying to analyze election results. But I did informally sound out a few people whom I know very well in the Congress. Pretty early on, but I think Ajay Rai's name was almost decided at that point of time, I guess, saying that I would volunteer to be a candidate against Mr. Modi in Varanasi. I wanted to contest him in Varanasi because I was convinced. You wanted to contest, not Priyanka Gandhi, you, Sanjay Jha. I knew for a fact that Priyanka was not going to contest it. I had requested I am not going to name them because that won't be fair, but I had categorically requested that kindly make me the Congress candidate or the India Alliance candidate from Varanasi. I oppose Mr. Modi ideologically. I believe Mr. Modi is not some God-sent, infallible political personality. I believe Mr. Modi needed to be challenged in his home turf. I was willing to be a sacrificial lamb, but I was wanting to go ahead and question Mr. Modi in Varanasi and make sure that caught the public imagination. I was very clear on it.
and I know my facts and I know how I was going to do that. By the way, I was even ready with what I would say on the day I was nominated. My family wasn't too happy about it. Eventually, the people I spoke to chose not to go ahead with it. But I believe that Priyanka Gandhi Vadra, had she stood, she was winning this hands down. Rahul Gandhi is absolutely right. So this is very interesting news that you're sharing with us, that you were ready to be a candidate against Oh, Prime yeah. Minister Modi. Oh, yeah. But first, your party has to take you back in. Well, that is a little bit of between you and me, the Congress and I actually have a very, I call it as a most passionate romantic live-in relationship. Okay, no marriage but live in relationship. तो ये भी एक मजे की चीज है, जो new element that has entered our conversation. I'm sure Sugata, Ashwini ji and Hemant ji have reactions, but I'll play out a clip from an interview I did with Mahua Moitra. She pointed out a statistical detail about Varanasi that I think just a 10-second clip is worth paying attention to. Let's take a look. Smriti Irani lost with a greater margin than Narendra Modi won by. I mean, if that isn't sweet justice, I don't know what is. Smriti Irani lost by a greater margin than Modi won by. So I want reactions to this and also to Sanjay's big claim कि मैं भी तैयार था नेता बनने के लिए मोदी जी के खिलाफ. Sugata, let's bring you in, and then Hemant ji. On what's going on? Why is Rahul saying this after the election is over? Thank you, Barka. I mean, I think there are, basically my Hindi is not great, but if I'm trying to read into his speech, the nuance of his speech, there is an element of regret which is largely written into it. Probably they had discussed this idea of putting up Priyanka Gandhi against Narendra Modi in Varanasi, and Priyanka Gandhi had shied away. And therefore, if you sort of listen to him carefully, the nuance of the sentence is, had she listened, that kind of a tone comes in. So probably she had not agreed to the suggestion that was made. So that is one, element that I try to catch in what Rahul Gandhi is trying to say. The second thing is, of course, it's retrospective wisdom. You should have put her up. The thing is, I call it retrospective wisdom is because, see, a leader does not look at, looks into the future and makes decisions. He does not sort of make claims looking at the past. So in this case, Rahul Gandhi is looking back and making claims. So nobody will take him seriously on that. But the thing is that they were not even ready to announce the names for Amethi and Raebareli, just till the day of the nomination. So they're planning and they're strategizing. I think they themselves are greatly surprised that they, got 99 and they did extremely well in Uttar Pradesh, especially. And nowhere, I don't know, please correct me if I'm wrong, nowhere has Rahul Gandhi credited Samajwadi Party's, partnership for the victory. Because the fact of the matter is that the Congress Party does not have men or machinery or the numbers or the vote share in Uttar Pradesh. So they could not have transformed the place overnight. Even when they were filing nominations, there was a great deal of uncertainty. We have discussed that in your show. So this whole thing, it's either regret or retrospective wisdom is what I'm reading. Hemant ji, आप कैसे देखते हैं इसको? ये रिग्रेट तो है, अब अब चुनाव तो खत्म, लेकिन आगे की भी कोई बात इसमें हम पढ़ें तो क्या पढ़े? देखिए, कभी कभी व्यक्ति अति आत्मविश्वास में होता है लेकिन जाहिर नहीं करता है, लेकिन जब तुकबंदी से उसकी कहीं जीत हो जाती है उसके बाद बड़ी बातें करता है। मुझे लगता है कि जिस नेचर के लीडर हैं राहुल गांधी, उनको इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए थी। या कभी कभी ये भी होता है जैसे कोई बच्चा, उसको अच्छे नंबर मिल गए, पढ़ाई तैयारी नहीं की थी, उसके बाद और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। हम इसको इसी दृष्टि से देखते हैं। बहुत इमेच्योर एक स्टेटमेंट है। हो सकता है आपने ठीक कहा कि भीड़ को देख करके अति आत्मविश्वास, अति उत्साह में इस तरह की बातें कह दी जाती थी। क्या राहुल गांधी ने कभी किसी को इस बात का जवाब दिया
कि जिस रायबरेली और अमेठी को प्रियंका गांधी इतने वर्षों से 2 दशक से अधिक समय से वहां एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह कंस्टिट्यूंसी के एक्ट कर रही थी, उनको अवसर क्यों नहीं दिया अमेठी से लड़ने का? अमेठी से ज्यादा अच्छी कोई सीट होती अगर उनको सीधे पॉलिटिक्स में आना था? या क्या कोई रिफ्ट था विद इन फैमिली जिसकी वजह से जो कहा जाता है कि कांग्रेसियों की इच्छा के बावजूद, कांग्रेसियों ने पोस्टर तक लगाए थे, उनकी इच्छा के बावजूद अमेठी से उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनके मैनेजर को टिकट दिया। किशोरीलाल शर्मा सोनिया गांधी के चुनाव प्रबंधक और पर हेमंत जी कंस्टिट्यूंसी मैनेजर की तरह वो तो कहेंगे कि उनके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रही, आप लोग सब गलत थे, आप सबने कहा ये क्यों आपने किया, लेकिन उनके लिए तो सक्सेसफुल हुआ। मैं बता रहा हूँ ये रिस्क क्यों नहीं लिया गांधी फैमिली ने। एक रिस्क अगर था उस वक्त तो रिस्क था, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को 5 साल आपने छोड़ दिया, आप वहां दिखे नहीं, किसी प्रकार से आपकी एक्टिविटी नहीं दी। राहुल गांधी छोड़िए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के भी दर्शन वहां नहीं हुए। देखिए ऐसा है कि एक ऐसा दांव खेला इन लोगों ने क्या, इंडिया गठबंधन इन उत्तर प्रदेश लेड बाय अखिलेश यादव, जो दांव था पिछड़ा बना मगड़ा था। पिछड़ी जातियां एक साथ हो गए। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स की रेपुटेशन के बावजूद इतने बुरे हर्ष पे नहीं जाती, जातियां एकजुट हो गई, पिछड़ी जातियां एकजुट हो गई। जो गैर यादव ओबीसी 2014 से जुड़ गया था बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो वही कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी लाइन को पढ़ता रहा, वही उन तक बताया गया था। बीजेपी के लोगों में उनके लोएस्ट यूनिट के जो वर्कर्स हैं, जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उनमें 2014, 19, 17, 22 ऐसा उत्साह नहीं था। और यही चीज वाराणसी में हुई। वाराणसी में लोग यही सोचते थे अरे मोदी जी जीत जाएंगे, इस चक्कर में तमाम भाजपाई वोट देने नहीं जा रहे थे। आपको याद दिला दूं 2009 में एक इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, उसी वाराणसी में जब मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ रहे थे, दोपहर तक यह मैसेज था कि मुरली मनोहर जोशी मुख्तार अंसारी से चुनाव हार जाएंगे। मुख्तार अंसारी, वही मरहूम मुख्तार अंसारी जो बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स बाहर निकल कर आए, वोट डलवाया। लेकिन इस बार मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को इस बात का आत्ममंथन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार उनका जो पन्ना प्रमुख था या जो जमीन का कार्यकर्ता था, जो घर से वोट लाता था, डलवाता था, जो अपनी जिम्मेदारी लेता था कि इतने वोटों को हमारी जिम्मेदारी, वो इतना निष्क्रिय शिथिल क्यों रहा अपेक्षाकृत 2014, 19 या 17, 22 के। लेकिन तो आप आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, वो जो एक काइंड ऑफ मायूसी थी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म था, वो तो एक जगह है। लेकिन राहुल गांधी के बयान आपको इमेच्योर लगता है कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था आपके मुताबिक। आई वांट संजय झा's रिएक्शन टू दिस। हाँ बोलिए सर। सॉरी बोलिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ और सुनिएगा। मैं आप वाराणसी कंस्टिट्यूंसी इस चुनाव में भी कम से कम 10 बार गया। मैं 2014 उसके पहले से जाता हूँ, 2009 का भी इलेक्शन देखा। वाराणसी कंस्टिट्यूंसी का जो उसका गणित और उसका अनुपात है, इक्वेशन है, वो दूसरे किस्म का है। शहरी आबादी में अधिसंख्य आबादी, और इस बार सबसे बात बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत से लोग जो भाजपा समर्थक थे वो मोदी जी जीत जाएंगे इस चक्कर में नहीं गए। लेकिन मुस्लिमों ने पहली बार बरसों बाद इंटैक्ट वोटिंग की है, इंटैक्ट वोटिंग मुस्लिम्स की। और एक बड़ी बात, राय, ये जो भूमिहार बिरादरी है, इसने वोट नहीं दिया मोदी जी को। क्षत्रियों के एक अच्छे खासे वोटर्स घर बैठ गए, नहीं वोट देने गए, वरना इतना फर्क नहीं होता। और बता दूं, बनारस की शक्ल बदल दी है मोदी ने, बदलने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसको वहां का कॉमन आदमी स्वीकार करता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां, जैसे जो रेहड़ी वाले थे, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे, जिनको हटा दिया गया, उनको अभी तक वो तो लोकल इश्यूज भारी रहे वाराणसी में भी, अयोध्या में भी। एक मिनट, संजय इज वांटिंग टू कम इन, उसके बाद अश्विनी शाही एंड सुगता। संजय जी प्लीज गो अहेड। Yeah, I heard Hemant ji, this is sounding like a case of sour grapes. जनता जनार्दन का जो भी जनादेश है ना, उसको जरा इज्जत किया जाए। देखिए, और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये कहना कि प्रियंका गांधी जी यदि लड़ती तो जीत जाती, इसको कहते हैं पोस्ट पोल कॉन्वर्सेशन एनालिसिस।
जो बाय द वे जब से जो हमारे जनरल इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसके बाद सब लोग कर रहे हैं, होता भी है। बहुत महान प्रजातंत्र है और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आया है हेमंत जी, ये चर्चा होनी चाहिए। और आप सही हैं कि हो सकता है कि भाजपा के समर्थक नहीं आए, लेकिन जैसे आपने कहा हम भी जरा उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति जानते हैं, जरा उस पर जरा गौर कीजिएगा कि इस बार मुसलमान लोग क्यों इतने चिंतित हैं, क्यों इतनी भयभीत हैं, क्यों इतने डरे हुए थे, क्यों उनको एक साथ आके भाजपा को हराना एक बड़ा उनके लिए वो उद्देश्य बन गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हेड स्पीचेस कर रहे थे। But may I just Here is my say, point. 1 minute, I want to say one thing. I don't know if all of you will agree. The BJP's numbers are not what they are because the Muslim vote consolidated. Exactly. BJP could not have come up with these numbers if part of the Hindu vote had not shifted. जो दलित वोट शिफ्ट हुआ है, जो उनके अपने लोग नहीं निकले, ये कहना कि नहीं, मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे रही हूँ that there is a narrative building up that the Muslims have come together to beat the BJP. I'm sure we all agree as mature analysts. Correct. That Muslim vote by itself is not enough to Correct. give the BJP the performance that it has got in UP. That's all I'm saying. Acha, Sanjay, yes, Sanjay. Barkha, yes. Thanks for the interjection because this is exactly what I want to explore. You see, Mr. Hemant is trying to create this distorted impression that the BJP has been defeated in Uttar Pradesh only on account of minority consolidation. It is wrong. Despite the polarizing attempt being done, I would like to ask Hemant ji 2 questions. Barkha, just Hemant ji जरा जवाब दीजिएगा, जरा संयम रखिए, जरा हम पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न तो आपको ये है, मोदी जी क्यों सिर्फ 1,40,000 वोट से दिखे, उस पर आपने बड़ी लंबी एक प्रक्रिया आपने की है। चलो ठीक है, आप ये बताइएगा कि वाराणसी में 9 सीट 12 वाराणसी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें 12 में से 9 क्यों भाजपा हारा, मोदी जी की सीट को छोड़ दीजिए। और ये भी बताइएगा अयोध्या का जरा नतीजा पे जरा गौर किया जाए। अयोध्या में जहां पर एक दलित प्रत्याशी या उम्मीदवार भाजपा के लल्लू सिंह को हटाया जाए, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेमंत जी ने पहले कहा था इस प्रोग्राम में कि बीजेपी अयोध्या हारेगी, बहुत बड़ा चांस है। आई वांट टू से इन हेमंत जी डिफेंस, हेमंत जी बहुत जल्दी, क्योंकि अश्विनी एंड शुगता आर आल्सो मैं बहुत जल्दी कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। हमको लग रहा है संजय जी वाकई ईमानदारी से जमीन उन्होंने नहीं देखी, क्षमा कीजिएगा, मैं किसी रिएक्शन कोई शार्प रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, नहीं देखी आपने जमीन। मैं उत्तर प्रदेश की अधिकांश कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 4-4 बार गया हूँ और मेरा ख्याल है कि 85 के बाद से लगातार सारे इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। मेरा किसी से लगाव नहीं है, आपका तो लगाव है। आपकी बात से जाहिर हो गया कि आपको मोदी से सख्त नाराजगी रहती है, हमको न किसी से नाराजगी नहीं। मैं बरखा जी खाली एक बात बता दूं, आज तक के बात सामने नहीं आई। क्या आपको पता है कि वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली 2 लाख से अधिक गारंटी कार्ड बांटे गए थे, ये 8,500 रुपए महीने वाले। इसमें किसी को पता है? मैं बता रहा हूं ना, ये बांटे गए थे, खाली मुस्लिम मोहल्लों में नहीं बांटे गए थे, कि सर्वजात के लोगों में बांटे गए थे कि आप आइए 5 तारीख को 8,500 रुपए मिलेंगे महीने के, लाख रुपए महीने मिलेंगे। ये सब हुआ जमीन पर। लेकिन भाई साहब का खाली एक बात में जवाब दूं, मैं पूरे इलेक्शन भर लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को निचले स्तर तक खारिज नहीं कर पाई। कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है और आरक्षण जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा कि एकमात्र सबसे बड़ा इशू जिसके नाते दलित और गैर यादव ओबीसी इंटैक्ट हुए और जिसके परिणाम है, और इन परिणामों की आशंका या इसके आसार मुझे पहले नजर आते थे। मैंने कम से कम 15 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। अयोध्या के बारे में तो बरखा जी आपसे ही कहा था, और भी उसके बाद मैंने एक दो जगह कहा था, क्योंकि ये चीजें काम कर रही थी। दूसरी बात, चाहे कोई कैंडिडेट होता, राहुल गांधी खुद लड़ जाते, खड़गे साहब को लड़ा देते, शरद पवार को बुला के लड़ा देते, ममता बनर्जी को बुला के लड़ा देते। ये जो फर्क है इससे कम नहीं होता। कुछ नाराजगी थी स्थानीय स्तर पर, 40,000 के आसपास। I have to get the others. Hemant ji, sorry. Hemant ji and Sanjay ji, sorry. Ashwini ji, कोई बात नहीं। अश्विनी जी बोलिए, अश्विनी जी। जी देखिए, मैं हेमंत जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं। हेमंत जी बहुत पैनी नजर रखते हैं। 91 से हमारे पास ये सीट है, श्रीश चंद्र दीक्षित जी के समय से। 91, 98, 99 वो जीते, उसके बाद शंकर जायसवाल जी हमारे यहाँ चुनाव जीतते रहे। संजय जी चूंकि अब इसको अन्यथा न लें, लेकिन इस तरीके की भी जो है
पार्टी से किनारे किए जाने के बाद पार्टी के प्रति जो लगाव है, संजय जी आपको उसका नमस्कार करता हूं मैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि नहीं नहीं आप ठीक है, आप लगे रहिए। वहां पर माननीय मोदी जी 2004 में मैं हेमंत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पर। 2004 में राजेश मिश्रा जी चुनाव वहां पर जीत गए। वही स्थिति कमोबेश आज हुई है। इसमें गारंटी कार्ड ऐड हो गया है। उसमें ये जो इन्होंने अभी हेमंत जी ने कहा कि हम वाकई हम लोग जो है जगह जगह पर ये संविधान वाला जो अभी आपने 2 फोटो दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तरफ माननीय मोदी जी संविधान को माथे पे लगा रहे हैं और दूसरे तरफ माननीय राहुल जी एक किताब लेकर घूम रहे हैं जिसमें सिर्फ ऊपर का पन्ना जो है वो संविधान लिखा हुआ है, अंदर सारे ब्लैंक हैं। ऐसा संविधान मैंने किसी लाइब्रेरी में किसी दुकान पर नहीं देखा है। मैं नमन करता हूं राहुल जी को। इसी झूठ और इसी फरेब के चक्कर में जनता आ गई और यही झूठ और फरेब चल गया जो गारंटी पर कार्ड इनका अश्विनी, बच गया। पर और जी जी बरखा जी, जो हमारे दलित वोटर थे, जो हमारे साथ थे, लाभार्थी वर्ग हमारा था, उनको लगा कि हमारा आरक्षण चला जाएगा, हमारे करेक्ट। संविधान से बाबा साहब का फोटो हट जाएगा। सर उसमें आपके कुछ लोग, लल्लू सिंह जी, अयोध्या के जो सांसद हैं, हाँ वो और है, थे, मैं खुल के कहता हूँ लल्लू। है नहीं थे, उन्होंने द सिटिंग एमपी ऑफ अयोध्या went on record at a rally to say we need 400 seats because we need to change the constitution. तो ये सेल्फ गोल्स भी हुए हैं आपकी तरफ से। बरखा जी अगर वो गलती नहीं होती तो जी, आज हम लोग अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रहे होते। अयोध्या fair हम 2 enough, 4 5 लाख से fair जीतते, fair वहां हम fair 25 enough. लाख दिया जलाते हैं, 5 लाख से Okay, वोट से जीतते थे हम। ठीक कोई है। जीत नहीं पाता। कुछ तो कमजोरी थी जिसकी वजह से हम आज ओके, इतनी सीटें जीत आए हैं। अब हम थोड़ा सा, आत्मसात करते हैं उसको। जी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सुगता। संजय, I'll let you respond on the guarantee cards, but a CSDS post poll survey, and this is important in the context of what we're talking about today. If you look at these graphics, it shows you that Narendra Modi is well ahead of Rahul Gandhi, even now nationally. Sanjay, you need to pay attention to this, as a preferred choice for Prime Minister, right? 41% to Rahul Gandhi's 27%. And by the way, Priyanka Gandhi is at 2%, since we're talking about Priyanka Gandhi being a possible counterface to Modi. But when these numbers are broken down into what the people of Uttar Pradesh think, then for the first time, CSDS finds that Rahul Gandhi's ratings have improved nationally from 14% to 27% in 2024. So there's been an improvement, but there's also been an improvement in Modi's ratings from 2014, but a dip from, can I just go to the previous slide for 1 second? It's very interesting. Modi's ratings peaked at 2019. They've come down from 2019. Rahul has improved from 2019. But yes, the gap between Mr. Modi and Mr. Gandhi is very big nationally. Now come to UP. When you go to Uttar Pradesh, for the first time, CSDS post-poll finds more people in, what come difference hai, 36 to 32, but 36% prefer Rahul Gandhi as a prime ministerial candidate in Uttar Pradesh to 32% in for Mr. Modi. Sugata, do go ahead. Barka, I think we discussed this the other day. So yes. This is, the Uttar Pradesh case is very, very unique this election. So one has to sort of, there are other people who know Uttar Pradesh much better. But yes. I would like to add, in response to what you said earlier, the Hindu vote also went to, in Congress and SP. The Hindu vote is not a monolith. I think the Hindu vote is, there are hierarchies there. So the formula that SP itself adopted, the PDA itself was, very interesting and far more inclusive than what they were in the past. And the Congress's, I think, latent kind of dormant vote also got added to that. But I don't think at any point during the elections or when the planning was happening, the Congress was confident of its performance in Uttar Pradesh. So this is a kind of a post facto thing. It's a default kind of a thing. It's not a kind of gain that they have had because they have put in a great deal of effort. They have understood the terrain. They have strategized. I will give that strategy or that sense of strategy, the kind of visionary planning that Samajwadi Party did. So that was extraordinary. One should sort of give them all the credit because
they also targeted the Dalit votes, the non-Jata votes, and the Jata votes. Yeah. All kinds of things were done there. So Rahul Gandhi should also, with a certain humility, I'm not trying to say, I don't want to snatch away, the joy of his victory, but with some humility, should say that, or acknowledge that they were piggy riding on the Samajwadi Party. And I don't think they would have performed this well if the Samajwadi Party had not altered its social engineering game. And one last point on the guarantees card. That was something that they had used, the Congress had used in the Karnataka election for the first time. So, after the elections, there were, the opposition leaders came out and they sort of demonstrated it, and they said this is the kind of bribing that was happening, and they even went to the High Court on it. So this is a game that they had played in Karnataka already. But in spite of all this, we should say that the most fascinating thing about this election is the Congress has done well only where its allies are, commanding the alliance. But in Karnataka, Himachal Pradesh, Telangana, they dipped. If they were so universally had become acceptable overnight, I think they would have done far better in the states that they had control over, total control over. And the word guarantees traveled from Karnataka to the rest of India across party lines. But in Right. Karnataka itself, the kind of situation that they found themselves in is quite surprising. So Uttar Pradesh is a completely different case this election, Barka. So that there's something, I also told you in one of your earlier shows that there was sabotage. And I think that, Hemant ji has been speaking about it in different ways, but I am using just one staccato term, sabotage. I want Ashwini ji to react. Sugata has often said Mr. Modi has been sabotaged from within. Ashwini ji, बहुत जल्दी, and then Sanjay Jha. देखिए ये जो आया सर्वे को अब कितनी क्या सच्चाई है, क्या है, ये चलिए सर्वे को मान लेते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी की लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं है। देखिए G7 के हम सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी G7 में उनको बुलावा आया है, लोकप्रियता उनकी बाहर भी बढ़ी है, यहाँ भी कम नहीं हुई है। मगर अब ये CSDS के सर्वे को अगर हम मान भी लें, तो आप यही सर्वे आप बोलिए CSDS फिर से 2 महीने के बाद करे, फिर देखिए आंकड़े क्या आते हैं। हो सकता है कि कुछ नाराजगी रही हो, पोस्ट पोल तुरंत जो ये रिएक्शन आ गया हो, तो राहुल गांधी जी प्रसन्न हो ले थोड़े दिन के लिए, उसमें कोई वो नहीं है, खुश हो ले थोड़े दिन के लिए इस नंबर को देखकर उत्तर प्रदेश में। मगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर यही नंबर आप उठाकर रख लीजिए, 2027 का चुनाव आने वाला है और फिर कांग्रेस की क्या स्थिति होती है आपको और भारतीय जनता पार्टी की क्या रहती है, हम और आप यही हैं, फिर से एक चर्चा कर लेंगे। Just on an unrelated note, BJP की एक और स्टेट में, in your state, Sugata, Karnataka, the breaking news is that the former Chief Minister B.S. Yediyurappa could be arrested in a POXO case. Karnataka Home Minister has said after a judgment has come from a court in response to a petition that was filed. And I do want to spend a couple of minutes later talking about, what's going to happen with Prajwal Revanna, an ally now in jail. What will happen if Yediyurappa ends up in jail? His son is the Karnataka BJP chief. And the brother of the minor victim who has made this allegation went to court. And the court, after the court judgment, the Karnataka Home Minister is saying that Mr. Yediyurappa could face an arrest. So ye bhi hua hai. And we'll come to it in a moment as more details come in. Now, for Rahul Gandhi, there is a decision, a choice to be made. Rai Bareli or Wayanad? Do Uttar Pradesh politics define the Congress's national moves? Rahul Gandhi, will he stay in Wayanad? Will his sister contest from Wayanad? Take a look at what he said. Many people are speculating Wayanad or Rai Bareli. Everybody knows the answer to this question except myself. In politics, everybody knows everything except the person who's doing it. Don't worry. Both Rai Bareli and Wayanad will be very happy with my decision. What do we make of this, Sanjay, when he says that both constituency will be happy? It suggests that some member of the family will be in, and that means Priyanka would be possibly in the seat he decides to give up. Barkha, I will answer that question, but exercising brevity, I will like to respond to some things that have been uttered that Sure. I completely disagree with.
I Okay. think Sugata has been going on and on and on about, the Congress hasn't appreciated the effort of the Samajwadi Party. Does he have any idea that the India Alliance met together? Everything doesn't have to be publicly broadcasted for everybody's private consumption. I mean, this is a wonderfully fought alliance. The BJP has been stumped because they thought they will be able to ride roughshod over everybody in Uttar Pradesh. I think the Samajwadi Party has driven the campaign. The seats say so. The Samajwadi Party is at 37, the Congress is at 6. We don't have to debate. I don't think the Congress Party is exercising any hubris in saying that the Samajwadi Party has won because of the Congress. I mean, that's a pretty ridiculous proposition. Point number one. Point number two, Priyanka Gandhi Vadra was really ridiculed by a lot of people because in the last assembly elections, the Congress got 2 seats. But Barkha, let me tell you, I mean, I've been in politics long enough to know, and I don't just sit in Mumbai all my life, that politics requires patience. To borrow from Roger Federer, it's a most underrated human attribute. And whatever Priyanka Gandhi did, the women's campaign, trying to put new people as office bearers in the Congress, I can tell you the gains that have occurred haven't just happened on its own. There are still in Uttar Pradesh, you'll be surprised. The Congress has been out of power for 30 odd years. And yet there are people committed enough to work for the party. Point number 3, Hemant ji was like, ये guarantee cards distribute किया. तो आप मानते क्यों नहीं है कि guarantee cards में वजन थी, guarantee cards में विश्वास था. मोदी सरकार बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने वो असफल रहे, वो पर अब क्या होगा? पर अब वो एक मिनट अब वो कार्ड अब देंगे, अब वो कार्ड अब देंगे जिनको आपने वायदा दिया, प्रॉमिस किया. Barkha, let me finish here. Just give me 30. I'm going to take half the time that Hemant and Sugata took here. Okay, I'm not. Okay. There is no monologue here. There's no monologue. I don't indulge in monologues. Okay. So here is the short point. Guarantee cards, the Congress has to distribute its guarantee cards. Hemant is very upset कि कांग्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड गारंटी कार्ड. सो कांग्रेस क्या बीजेपी का मैनिफेस्टो का प्रचार करे? आई मीन, ये क्या आप बात कर रहे हैं यार हेमंत जी? बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत तजुर्बा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप? एंड द लास्ट पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना जो है ना, वो कोई डराने की कोशिश नहीं की भैया. अनंत हेगड़े तो कांग्रेस पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, ज्योति मिर्धा तो भाजपा के हैं. देखिए, उनके खुद नेताओं ने कहा जो इनका अंदरूनी जो उनका जो षड्यंत्र था उसका खुलासा हो चुका है. तो इसीलिए आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर प्रशंसा करें. उन्होंने सही राजनीति की और भारत की जनता और यूपी की जनता, when you rightly said, I was going to point it out, that Rahul Gandhi getting a greater prime ministerial preference over Modi in UP tells you which way the narrative is going. But you haven't answered my question. Is it going to be Priyanka Gandhi in Wayanad? Well, my short answer to that will be your guess is as good. Okay, hang on, Sanjay. Now, I know you. I need to leave, huh? Hang on. We're taking last comments. Stay as long as you can. Stay for a couple more minutes. Everybody's quick concluding remarks. Sugata, yeah, go last ahead. comments. Yeah. Last comments. Yeah. 1 minute. I can't hear Sugata. Please unmute Sugata. Yeah, Sugata. Yeah, I mean, on this guarantees thing that Sanjay just said, I would like to point out that in Telangana and Karnataka, the guarantees were already in place. There were no cards being issued and promises being made. But in spite of it, the Congress did not do well. So that's one point. The second thing is about Wayanad or Raebareli. So if Rahul Gandhi, follows the footsteps of his grandmother, who when she won Medak and Raebareli in 1980, chose Medak over Raebareli, then he'll pick Wayanad. Wayanad is a more emotional call for Rahul Gandhi, and Raebareli is a more political one. And if going by his statements that he has been making about Priyanka and Varanasi and Modi and all that, he may sort of allow Priyanka Gandhi to contest that seat. But if there is whichever by-election, either in Kerala or in in Uttar Pradesh, it's not going to be easy for the Congress. Very interesting. Hemant ji, last thoughts? हेमंत जी को इतने विचार रखे. मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान संजय जी, मैं आपका एड्रेस लेके भेज दूंगा. बेचारी तमाम खातूनें बड़े बड़े बुर्का पहन करके और वो गारंटी कार्ड लेके कांग्रेस के दफ्तर जा रही हैं. जौनपुर में भी हो रहा है, बनारस में इतना बटा ढूंढ रहे हैं कि किस बैंक में जाएं. प्रश्न ये नहीं है. प्रश्न यह है कि भोली भाली जनता वो राशन मिलने से भी आकर्षित हो जाती है और वही जनता आपके वादे पे आकर्षित हो जाती है. आपने नहीं कहा था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, आपने ये कहा था कि 5 तारीख को आइएगा और इसको लाइएगा.
बनारस में लेकर लोग घूम रहे हैं, कांग्रेस इसका सर्वे करवा लो कितने लोग हैं, 8,500 नहीं कुछ दे दें। ये तो एक मौकरी हो गई डेमोक्रेसी में कि आप गरीब व्यक्ति को कैसे क्या बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। वो जो लोग खड़े हुए लाइन में, वो क्या कर रहे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ रहा। वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो कभी भाजपा का बड़ा साथ देते हैं, कभी कभी इनकी बात में आ जाते हैं। तो मैंने ये बात खाली मजाक जो हो रहा है, एक डेमोक्रेसी का मजाक, एक झूठे वादे का मजाक, हजारों महिलाएं और हजारों पुरुष वो गारंटी कार्ड लेके चल रहे हैं, जिसके यहाँ नहीं मिल रहा फोटो कॉपी करवा रहा है। यूपी कांग्रेस के दफ्तर में इतनी भीड़ लग गई, सुनते जाइएगा। बनारस में भी यही होने जा रहा है, 1-2 दिन में खबर आई, लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है राहुल जी। बिल्कुल। मैं और दूसरी बात मैं लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, खबर कर रहा हूँ, संयोग से जर्नलिज्म में मेरी बीट भी कांग्रेस रही है। पर साहब अगर अकेले कांग्रेस नहीं लड़ लेती तो रायबरेली में भी बहुत कठिन संघर्ष हो जाता, ध्यान रखिएगा। और अमेठी के बारे में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप श्योर नहीं थी कि हम किसको लड़ाए, हम क्या जिता सकते हैं। अगर जीतने की गारंटी रही होती साहब तो प्रियंका गांधी ने इस बार उतनी मेहनत शायद नहीं की जितना उन्होंने 22, 19, 17, 14 में की है उत्तर प्रदेश में। उससे कम मेहनत में गया, उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। सही कहा आपने। Okay. Sanjay, very quickly, then Ashwini ji gets the last word. Please, Sanjay, जल्दी से। बरखा, आई डोंट वांट टू, कुछ लोग थोड़ा बौखला गए हैं तो बौखलाने दीजिए, उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बरखा जी कि ये सबसे बड़ा जो अहंकार आप देख रही हैं, वो जो लोग मोदी जी के समर्थक हैं, वो बड़े, उनमें इतना गुरूर कहाँ से आता है। देखिए उनका ये कहना है कि भारत की जनता को इतना दिमाग नहीं है, ये तो अपमान कर रहे हैं भारत के मतदान का, कि वो नहीं जानते कि जब कोई चुनाव प्रचार में कोई गारंटी कार्ड लेके जाता है तो गारंटी कार्ड को लागू कैसे करेगा जब उसकी सरकार होगी। इनका कहना है कि लोगों में इतना दिमाग नहीं, ये तो भारत की जनता का ये अपमान कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही अभिमान, यही घमंड, यही जो कहते हैं ना एक तरीके से, जो इनका जो प्रचंड, जो इनका ये सोच है कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, इसी का जवाब उत्तर प्रदेश में मिला है, राजस्थान में मिला है, हरियाणा में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, और कर्नाटक में। ये सही कहें, कर्नाटक में और भी बुरा हालत होना चाहिए था भाजपा का। इंतजार कीजिए, ये सरकार 6 महीने से ज्यादा वैसे भी नहीं चलेगी। ओके, अश्विनी जी लास्ट वर्ड। अश्विनी जी देखिए, संजय जी ने जो कहा, संजय जी ने बहुत बढ़िया कहा कि कुछ लोग बौखला गए हैं, तो राहुल गांधी जी वाकई बौखला गए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक हम लोग, अब संजय जी चले गए, तो हेमंत जी को हम लोग अपना आलोचक कहा करते थे, आज उन्होंने तो हमारा समर्थक कह दिया। हेमंत जी को नमस्कार। तो इन्होंने जो है जो चीज कहा, बहुत बढ़िया, संजय जी चले गए। लेकिन अच्छी बात है, गारंटी कार्ड देकर जनता को मूर्ख बनाकर आज जो है बेंगलोर में खाता खुलाने के लिए लाइन लग गई है, उधर जो है हिमाचल में लाइन लगी है, और यहाँ तो उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये गारंटी कार्ड हर बार नहीं चलेगा। ये आज अगर गारंटी कार्ड का इनको इतना गुमान होता तो ये न कहते कि 5 को आइएगा और 8,500 रुपए ले जाइएगा। मान लीजिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूं बरखा जी, अगर हम लोग कह देते कि हम विपक्ष में बैठ रहे हैं तो ये सरकार बनाते, तो पहला तो तलवार खींचती इनकी जो है, अखिलेश जी कहते कि 37 आदमी है, मैं किनारे हो जाऊंगा भाई, आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। वहां भी मान लीजिए समझौता हो जाता, तो 1 लाख जो है रुपए 1 साल के लिए आधी आबादी को देना, देश कहां जाता ये सोच लीजिए, कितना इम्पैक्ट पड़ता। 62,000 करोड़ कर्नाटका में जो इन लोगों ने घोषणा किया है, राजस्व पर उसका असर पड़ा है। और वहां के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे कि हमें कुछ पैसा दिया जाए, कर्जा तो है उनके ऊपर, लेकिन ये 62,000 करोड़ नहीं दे पाए, तो उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, उन्होंने वहां पर बिजली का दाम बढ़ाया, और यही काम हिमाचल में किया। तो देश कहाँ जाता, ये सोचकर जो है मन सिहर जाता है। चलिए, बहुत हाइपोथेटिकल्स में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी लड़ी होती, अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती, नहीं, अगर वो देखिए, अगर मगर पे कहाँ हम बात करेंगे, हाइपोथेटिकल हमने नहीं कहा, लेकिन एक उदाहरण दिया कि हम विपक्ष में बैठ जाते तो क्या होता। सुगता लास्ट वर्ड। Barkha, also this claim of Sanjay that the India alliance was brilliant is also somewhat, suspect, because we all saw how they did not even act till about December. Yes. And they did not stick together at all, and all kinds of differences were emanating at every bend.
So I don't That's- think that claim either. No. You see, post a win, there are many, like they say, no, that success has many fathers, then failure has none. Fathers, So, yes. वो तो होता ही है. Anyway, thank you to Sugata, Ashwini ji, Hemant ji, and earlier to Sanjay Jha, and to our audience. See you tomorrow. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.